जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक्स। अभी तक जो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं वो यूनिट नंबर 4 तक कवर हो चुका है आप लोगों का। फ्लूइड काइनेमेटिक्स तक हम लोग क्या किए हैं, टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग चलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में, और फ्लूइड डायनामिक्स में इस पूरे फ्लूइड डायनामिक्स के टॉपिक में जितने सारे पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और अब हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 5 के लेक्चर नंबर 1 में फ्लूइड डायनेमिक्स। सबसे पहले फ्लूइड डायनेमिक्स में ये फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है। जैसे हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किए थे उसमें मैंने क्या किया था, डेफिनेशन पहले बताया था फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है। फ्लूइड स्टैटिक भी बताया था, फ्लूइड डायनेमिक बताया, फ्लूइड काइनेमेटिक बताया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ फ्लूइड डायनामिक बताने जा रहा हूँ। फ्लूइड डायनामिक क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इस फ्लूइड डायनामिक का डेफिनेशन देखेंगे। फ्लूइड डायनामिक क्या कहता है कि हमारा फ्लूइड जो है मोशन में होना चाहिए और साथ ही साथ मोशन में लाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, मतलब फ्लूइड एलिमेंट को मोशन में लाने के लिए जो भी फोर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स। यानी फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर यही करते हैं कि फोर्सेस को भी कंसीडर किया जाता है, वैसा फोर्स जो फ्लूइड एलिमेंट को क्या कर रहा है, मोशन में ला रहा है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स के डेफिनेशन में हम लोग सबसे पहले क्या देखें, यही स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का क्या देखे, फ्लूइड का क्या कर रहा है, मोशन का स्टडी कर रहा है विथ कंसीडर फोर्सेस दैट डेवलप्स मोशन। जो फोर्स क्या कर रहा है, मोशन को डेवलप कर रहा है। किसके मोशन को, फ्लूइड एलिमेंट या फ्लूइड पार्टिकल्स के मोशन को डेवलप कर रहा है। अब यही है हमारा फ्लूइड एलिमेंट, ये जो है हमारा फ्लूइड एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्लूइड एलिमेंट। अब फ्लूइड एलिमेंट को मोशन में ला रहे हैं, किस में ला रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं। तो फ्लूइड एलिमेंट को मोशन में लाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगा, फोर्सेस का रिक्वायरमेंट होगा। और फ्लूइड डायनेमिक्स बोलता है कि इस फोर्स को भी क्या करना है, कंसीडर करना है। अगर यदि इस फ्लूइड के ऊपर, इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो किन किन तरह का इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगता है। तो पहला लगता है प्रेशर फोर्स, ठीक है। दूसरा फोर्स जो लगेगा, ये सभी क्या है, मेजर फोर्सेस हैं। पहला प्रेशर फोर्स, दूसरा ग्रेविटी फोर्स, तीसरा विस्कस फोर्स, चौथा टर्बुलेंस फोर्स। यही 4 तरह के फोर्स लगते हैं। प्रेशर फोर्स देखिए, पहला प्रेशर फोर्स, दूसरा ग्रेविटी फोर्स, तीसरा विस्कस फोर्स, चौथा टर्बुलेंस फोर्स। ठीक है, अब यदि हम प्रेशर फोर्स की बात कर रहे हैं तो प्रेशर फोर्स को एफपी से यहां डिनोट किए हैं। किससे डिनोट किए हैं, एफपी से। उसी तरीके से ग्रेविटी फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एफ जी से डिनोट करेंगे। विस्कस फोर्स को किससे डिनोट करेंगे, एफ वी से डिनोट करेंगे। एंड टर्बुलेंस फोर्स को किससे डिनोट करेंगे, एफ टी से डिनोट करेंगे। और अब इन चारों फोर्सेस को अलग अलग फोर्स को मिला के मिलाएंगे अगर हम लोग, ये अलग अलग फोर्स, ये जो हमारा 4 फोर्स है, यदि चारों फोर्स मिला तो हमारा क्या प्राप्त होगा, क्या ऑब्टेंड होगा। अगर हमारा 3 फोर्स मिला तो क्या ऑब्टेंड होगा, अगर हमारा 2 फोर्स मिला तो क्या ऑब्टेंड होगा। इसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं और उन सभी फोर्सेस को देखेंगे, फोर्सेस के कॉम्बिनेशन को देखेंगे। अब कंबाइन कर रहे हैं ना अलग अलग फोर्स को कंबाइन करके इसमें देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा इक्वेशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर हमारा चारों फोर्स, ये चारों फोर्स कंसीडर कर ले, यानी कि ये चारों फोर्स को कंसीडर करेंगे एक साथ। अगर इस चारों फोर्स को, चार फोर्स को क्या करेंगे, एक साथ अगर कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या देगा, क्या प्राप्त होगा, रिनॉल्ड्स नंबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, रिनॉल्ड्स नंबर, जिसको हम लोग आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ई से। और ये क्या होता है हमारा, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय
विस्कस फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए, एम को क्या लिखिएगा रो इंटू भी, और भी फोर क्या रो इंटू भी फोर आपका हो जाएगा वॉल्यूम, भी फोर वॉल्यूम। और एक्सेलरेशन हो गया एल डिवाइडेड बाय बोल सकते हैं क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। इस तरीके से करके फिर आप क्या कीजिएगा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लगाइएगा कि टाउ बराबर होता है म्यू इंटू क्या होता है म्यू इंटू भी बाई एच होता है, यही होता है ना। इस तरीके से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा फिर तो आपका जो फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा रो भी एल डिवाइडेड बाय म्यू प्राप्त होगा। क्या होगा रो भी एल डिवाइडेड बाय म्यू, क्लियर, रो भी एल डिवाइडेड बाय म्यू प्राप्त होगा। तो आपको याद रखना है रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है रो भी एल डिवाइडेड बाय म्यू होता है। अब भी क्या है हमारा, वी हमारा वेलोसिटी है, वी हमारा क्या है वेलोसिटी, और एल हमारा क्या है लेंथ, एल हमारा क्या है लेंथ ऑफ फ्लो। मतलब अगर फ्लूड है इसी में ना देखते हैं अलग अलग रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग जो है हम लोग देखते हैं फ्लो कैसा कैसा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, ये हम लोगों को यहाँ क्या देखना है कि ये जो हमारा एल है, एल हमारा लेंथ ऑफ फ्लो, वी हमारा क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तभी तो हम लोग यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हैं। अब म्यू हमारा क्या है डायनामिक विस्कोसिटी है, ये क्या है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी है, ठीक है डायनामिक विस्कोसिटी। ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर कब प्राप्त हुआ जब इन चारों फोर्सेस को कंसीडर किया, यहां देखिए ये चारों फोर्सेस को कंसीडर किए हैं तब हमारा रेनॉल्ड्स नंबर प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे जब चारों फोर्स को कंसीडर किए तो रेनॉल्ड्स नंबर प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे इन तीन प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और विस्कस फोर्स, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे इन तीनों फोर्स को एक साथ कंसीडर करेंगे। जब इन तीनों फोर्स को एक साथ कंसीडर करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा नेवियर स्टोक्स, देखिए वहां लिखे हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन प्राप्त होगा, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। और ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे। और रेनॉल्ड्स नंबर का इसका जो है रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है, यूलर नंबर क्या होता है, इन सभी चीज को मतलब डिराइव करते हुए वहां अच्छे से पढ़ेंगे। किसमें हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये हो गया हमारा रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। और नेवियर स्टोक्स इक्वेशन हम बताएं कि कैसे ऑब्टेन्ड होता है जब इन तीनों फोर्स को एक साथ कंसीडर करेंगे तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन प्राप्त होगा। और नेवियर स्टोक्स इक्वेशन किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हाट मोमेंटम, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ये किस पे आधारित होता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब ये तो हो गया कि तीन फोर्स को एक साथ कंसीडर कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा दो फोर्स है कौन कौन सा प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, अब हम क्या करेंगे इसको एक साथ कंसीडर करेंगे। देखिए ये जो बता रहे हैं इस पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, इस बार बीपीएससी एई भी पूछ दिया था एक क्वेश्चन इस पे, ठीक है बीपीएससी एई में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखिए अब हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। जब इन दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे किसको किसको प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स को, तो हमारा जो इक्वेशन प्राप्त होगा उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं यूलर्स इक्वेशन। क्या कहते हैं यूलर्स इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इससे जो प्राप्त होता है यूलर्स इक्वेशन ऑब्टेन्ड होता है, प्राप्त होता है, ठीक है यूलर्स इक्वेशन प्राप्त होता है। तो ये यूलर्स इक्वेशन जो है ये भी किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है हमारा किस पे, देखिए लिखे हैं बेस्ड ऑन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ आइडियल फ्लूइड, बेस्ड ऑन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। इसी पे क्या होता है आधारित होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पर आधारित होता है किसका आइडियल फ्लूइड का, किसका आइडियल फ्लूइड का। अब एक चीज और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि इसमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा है इसमें क्या क्या लिए थे हम लोग प्रेशर फोर्स लिए थे और ग्रेविटी फोर्स लिए थे, इतना बात आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अब जब यूलर्स इक्वेशन आया इसी यूलर्स इक्वेशन को हम लोग किस में पढ़ेंगे
फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स में। और इसी फ्लूइड डायनामिक्स में जो हम लोग यूलर इक्वेशन पढ़ेंगे, इसी यूलर इक्वेशन का यूज कर लेंगे हम लोग किस में? बर्नौली इक्वेशन को फाइंड आउट करने में। इसी यूलर इक्वेशन का यूज हम लोग कर लेते हैं बर्नौली इक्वेशन को फाइंड आउट करने में, ठीक है। और उसके बाद बर्नौली इक्वेशन के क्या क्या कहता है एप्लीकेशंस हैं, बर्नौली इक्वेशन के क्या क्या एप्लीकेशंस है उसको भी हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब चलते हैं यूलर इक्वेशन की ओर। और यूलर इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि यूलर इक्वेशन में जब हम लोग इक्वेशन इसका बना रहे हैं, यूलर इक्वेशन में जब हम इक्वेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इक्वेशन को फॉर्मेशन करने के लिए कुछ कुछ तो हमको एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो वो कौन कौन से एजम्पशंस हैं यूलर इक्वेशन में, उसको हम जानेंगे। इसके बाद उसको हम जानेंगे आगे जस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं यूलर इक्वेशन के एजम्पशंस की ओर और उसमें देखते हैं कि उसका इसके क्या क्या एजम्पशंस हैं, इसके क्या क्या एजम्पशंस हैं। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए इसमें आपका क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी जान लीजिए आप। पहले क्या क्या है उसको हम मार्क कर देते हैं। मार्क क्या करना है, ये मार्क कर दीजिए, ये भी मार्क कर दीजिए और ये मार्क कर दीजिए। और ये रेनॉल्ड्स नंबर का रो भी एल अपॉन म्यू जो है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर? इतना बात आप लोगों को क्या रखना है, इसमें याद रखना है। अब हम चलते हैं यूलर इक्वेशन के किस पे? एजम्पशंस की ओर। यूलर इक्वेशन के एजम्पशंस की ओर चलते हैं और एजम्पशंस में देखते हैं क्या क्या एजम्पशंस होते हैं यूलर इक्वेशन के। तो यूलर इक्वेशन बोलता है कि हमारा जो फ्लो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्टडी फ्लो होना चाहिए। दैट मीन्स क्या? हमारा फ्लूइड का जो बिहेवियर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करना चाहिए। हमारा जो फ्लूइड का बिहेवियर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करना चाहिए। फ्लो हमारा क्या होना चाहिए? इनविस्किड होना चाहिए। फ्लो हमारा जो है इनविस्किड होना चाहिए। इसका मतलब है उसमें जो विस्कोसिटी होना चाहिए, म्यू जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका मतलब है म्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब दूसरा तीसरा बोल रहा है फ्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन। अब फ्लो कैसे करना चाहिए? स्ट्रीम लाइन के अलोंग फ्लो करना चाहिए। हम बताया था ना, फ्लो के डायरेक्शन में एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसके हर एक पॉइंट पर हमारा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, हमारा मतलब हर एक पॉइंट पर उस इमेजिनरी स्ट्रीम लाइन के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा? सेम होगा। मतलब हर पॉइंट पर जो हमारा टेंजेंट होगा वो क्या देगा? हमें वेलोसिटी कंपोनेंट देगा। यही हम बताए थे, इसी के बारे में बताए थे। किसमें? स्ट्रीम लाइन में। किसमें बताए थे? स्ट्रीम लाइन। पीछे हम बताए थे स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन, ये तीन चीज को हम डिफाइन किए थे, ठीक है। तो ये था स्ट्रीम लाइन। फ्लो किसके अलोंग होना चाहिए? स्ट्रीम लाइन। यानी कि अगर हमारा रिवर का फ्लो ऐसा है तो इसी के अलोंग हम लोग इमेजिनरी लाइन लिए थे और उसी को हम लोग क्या बोले थे? स्ट्रीम लाइन बोले थे। ये बोल रहा है कि हमारा जो फ्लो होना चाहिए स्ट्रीम लाइन के ही अलोंग होना चाहिए। क्लियर? और स्ट्रीम लाइन पे बोले थे इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट डालिएगा, इसके स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालते हैं तो वो क्या देगा? वेलोसिटी कंपोनेंट देगा। क्या देगा? वेलोसिटी कंपोनेंट देगा, ठीक है। यही हम बताए थे स्ट्रीम लाइन में। अब आइए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या कहता है। आगे बोल रहा है कि हमारा जो स्ट्रीम लाइन है मतलब सॉरी यूलर इक्वेशन है, यूलर इक्वेशन के इक्वेशन को कैसे ड्राइव करेंगे उसके थोड़े से मतलब थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं हम लोग आपको। और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे आएंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जब आप रिटेन लिखिएगा तो उसमें आपको डेरिवेशन, पहले क्या होता था एसएससी जेई भी मेंस भी जो है रिटेन होता था, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया। जब अब ऑब्जेक्टिव हो गया तो आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए और उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए शॉर्ट में थ्योरी पढ़िए, मतलब शॉर्ट का मतलब ये ऐसा नहीं है कि पूरा शॉर्ट हो जाए, मोटा मोटी सारा आइडिया पॉइंट का लग जाना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा वो उतना बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो देखिए
यहां क्या कर रहा है, जब इसके एजम्पशंस को हम लोग देख लिए, यही इसका क्या था, एजम्पशंस था। अब हम इसको ड्राइव कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे लाते हैं इसका। देखिए ये क्या कह रहा है कि हम लोग क्या कंसीडर किए, फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किए जिसका डायमेंशन क्या है, dA गुना ds, मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो dA है, और उसका जो लेंथ है जो एलिमेंट लिए हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया dA एंड लेंथ क्या ds। लेंथ हम लोग क्या लिए हैं, ds लिए हैं, और ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये हमारा क्या है, DA एरिया है। क्या है, DA एरिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेक्शन पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इस सेक्शन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इस सेक्शन पे फोर्स कितना होगा, P इंटू DA, जानते हैं ना प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया हमारा क्या है DA है। तो इस DA एरिया पे अगर हम लोग प्रेशर से मल्टीप्लीकेशन कर दे, इसी DA में अगर हम लोग प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा फोर्स नहीं निकल गया इस पार्टिकुलर सेक्शन पर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, DS लेंथ इधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, DS लेंथ इधर जा रहे हैं। जब DS लेंथ इधर जाते हैं तो हमारा जो है प्रेशर पहले कितना होता है, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया से। तो हमारा क्या निकल जाएगा बताइए, जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा बताइए, निकल जाएगा हमारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है, निकल जाएगा हमारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ पे ए नहीं है, इस पे DA होगा, क्योंकि ये किस एरिया पे लग रहा है, DA एरिया पे लग रहा है। क्लियर, ये जो लग रहा है आपका DA एरिया पे लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे DA कर दीजिए। क्लियर। अब देखिए हम क्या बोले कि ये जो है हमारा इधर से P इंटू DA फोर्स लगा। अब इस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है, इस सेक्शन पर कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, P इधर लग रहा था तो P प्लस, अब देखिए डो P डिवाइडेड बाय कितने लेंथ के अलोंग, DS लेंथ के अलोंग, डो ए मतलब डो S डेल S गुना DS इंटू क्या DA। बोलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसी फ्लूइड एलिमेंट में जब ये हम फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो इस पे कुछ ना कुछ वेट लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, W बराबर mg। यानी कि ये फ्लूइड एलिमेंट पे वेट लग रहा था W बराबर mg, तो Wm को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम, इसको क्या वॉल्यूम, ठीक है, गुना जी। बोलिए हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, रो। अब वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, DA गुना क्या DS। बोलिए, यानी कि अगर ये छोटा छोटा स्लाइस, मान लीजिए ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये सर्कुलर है तो ये इसका क्या हो गया क्रॉस सेक्शन, तो छोटा छोटा स्लाइस को अगर हम लोग DS लेंथ तक जाएंगे तो ये क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। क्या निकलेगा, वॉल्यूम। तो यहां से हम लोग क्या बोल दिए, ये जो हमारा V है ये हमारा एक्चुअली में क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को ही लिखे हम लोग क्या, DA गुना DS किए हैं, गुना G कर दिए। तो यहां से हमारा क्या निकल गया, वेट कितना लग रहा है। अगर ये इसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है तो बताइए इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, W cos थीटा लगेगा। क्योंकि अगर हमारा ये ऐसे रहता है, थीटा ये है, अगर ये R है तो इसको क्या बोलते हैं, R cos थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, R sin थीटा। जिसके साथ, जिस रेफरेंस लाइन के साथ अगर हमारा थीटा बन रहा है तो उसके साथ कॉस थीटा जाता है, और इसके साथ जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा है उसके साथ क्या जाता है, आर साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा जाता है। इतना बात आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। अब क्या किए, जब इस फ्लूइड एलिमेंट पे हम लोग फोर्सेस निकाल लिए दोनों सेक्शन पे कि कितना फोर्स लग रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे न्यूटन सेकेंड लॉ को। इसको अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, F बराबर ma, यानी कि डेफिनेशन देता है, फॉर्मूला देता है किसका, फोर्स का। किसका फॉर्मूला देता है, F बराबर ma देता है। तो जब F बराबर ma हम लोग लगाते हैं और इन सारे फोर्स मतलब समेशन ऑफ फोर्स लिखे हैं, यहाँ समेशन ऑफ फोर्स लिखे हैं,
तो समेशन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है मान लीजिए उसको पॉजिटिव, ठीक है, जो फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है उसको मान लीजिए निगेटिव। पॉजिटिव माने थे इस डायरेक्शन वाले फोर्स को और निगेटिव मान रहे इस डायरेक्शन वाले फोर्स को। तो यहां से समेशन ऑफ फोर्स निकाल लीजिएगा आप, समेशन ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा और m इंटू ए करना है। फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं, इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उसमें हम लोग इन सभी एजम्पशंस को देखते हुए जो कटने वाला था उसको कट कर देते हैं और फाइनल जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है वो होता है हमारा डो पी डिवाइडेड बाय रो प्लस जी इंटू डी जेड प्लस भी इंटू डी भी प्राप्त होता है इज इक्वल टू 0। क्या प्राप्त होता है, डो पी डिवाइडेड बाय रो प्लस भी इंटू क्या डी भी प्लस जी इंटू डी जेड बराबर 0, यही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिर से बोलिए एक बार, डो पी डिवाइडेड बाय रो प्लस भी इंटू डी बी प्लस जी इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन मिला हमारा ये यूलर्स इक्वेशन है, लेकिन किस फॉर्मेट में, डिफरेंशियल फॉर्मेट में। क्या, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्या, यूलर इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन। ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है किसका, यूलर्स इक्वेशन का। क्लियर, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, जब ये हमारा फॉर्मूला मिला डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन, ये हम डायरेक्ट चाहते तो नीचे वाला फॉर्मूला बता सकते थे, लेकिन हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूलर फॉर्म का मतलब डिफरेंशियल फॉर्म का यूलर इक्वेशन हम क्यों बताए हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा है। यही फॉर्मूला पे कई बार डायरेक्ट पूछ देता है भाई। डायरेक्ट क्या पूछेगा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन कौन सा है, आपको ऑप्शन दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देंगे इसी तरह के फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके। तो आपको बताना है कि डिफरेंशियल फॉर्म कौन सा है यूलर इक्वेशन का, ठीक है। तो देखिए, अब इसी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन से आपको यूलर इक्वेशन में बदलना है। तो इसको क्या कीजिएगा, आप इंटीग्रेट कीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा। क्योंकि यहां देखिए, यहां पे जो है जी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का इंटीग्रेट करना है, जेड के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा तो वही वाला टर्म आ जाता है। अगर डीजेड बोल रहा है जेड के रिस्पेक्ट में तो जेड टर्म आ जाएगा उसके साथ, ठीक है। हम अभी ऐसा क्यों बता रहे हैं उसके बारे में हम अभी तुरंत बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ वेलोसिटी भी का वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन उसको एक ही वेरिएबल है, बदलने का मतलब है वो वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल है, और जो वेरिएबल है उसी के साथ क्या बोला है, इंटीग्रेशन करने बोला है। इसीलिए इसका भी इंटीग्रेशन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इस टर्म को देखिए, डो पी डिवाइडेड बाय रो वाले टर्म को देखिए। अब बताइए ये p का वैल्यू जो है, p का वैल्यू जो है हमारा क्या करेगा, चेंज करेगा। दैट मीन्स p हमारा क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे रो अभी जो है इसके एजम्पशंस में कहीं ऐसा नहीं क्लियर किया है कि रो हमें कांस्टेंट मानना है या रो हमें वेरिएबल मानना है। जब कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग जान जाते हैं कि भाई कि चलो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ तो क्लियर किया नहीं है कि इनकॉम्प्रेसिबल होगा कि कॉम्प्रेसिबल होगा। अगर इनकॉम्प्रेसिबल बोल देता तो हम लोग डेंसिटी को क्या ले लेते, कांस्टेंट लेते, और उसके बाद हमारे पास कितने वेरिएबल प्राप्त रहता, एक ही वेरिएबल प्राप्त रहता, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना आसान था। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इसीलिए हम लोग क्या बोले, क्यों कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। और कौन कौन से वेरिएबल है, तो ये p है हमारा और हमारा रो है, 2 वेरिएबल है। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं इस टर्म को जब इंटीग्रेट करेंगे, बताइए इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डो पी डिवाइडेड बाय रो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी इंटू डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। जब आप इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल है, तो आप इसको जस का तस रख दीजिए, डो पी डिवाइडेड बाय रो।
क्यों नहीं इसको इंटीग्रेट किए? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेंसिटी अभी हमारा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है हमको पता नहीं है, यानी फ्लूइड हमारा कॉम्प्रेसिबल है कि कॉम्प्रेसिबल नहीं है, वो चीज अभी हमें पता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, प्लस अब देखिए जी इंटू डीजेट के बारे में बोल रहा है कि जी इंटू डीजेट का क्या होगा। अब बताइए, जी हमारा कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर किए, 1 इंटू डीजेट का इंटीग्रेशन जी जेड। ठीक है, अब देखिए भी इंटू डी भी है, तो भी इंटू डी भी, तो भी को क्या लिखेंगे, भी स्क्वायर बाई 2 बराबर, अब क्या ये हमारा क्या जीरो हमारा किस टर्म में जाता है, कांस्टेंट के टर्म में जाता है, जीरो हमारा क्या जाता है, कांस्टेंट के टर्म में। अब बताइए ये जो हमें प्राप्त हुआ इक्वेशन, क्या यही इक्वेशन है? दिख रहा है ना सबको, सिस्टम में देखने दीजिए एक बार, चलिए क्लियर है। ठीक है, चलिए देखिए यही इक्वेशन हमें क्या हुआ, यही हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ, और ये हमारा क्या है, यही है हमारा यूलर इक्वेशन। देखिए ये जो हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ था, ऑब्टेन्ड हुआ था स्टार्टिंग में, ये हमारा क्या था, डिफरेंशियल फॉर्म था, किसका, यूलर इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म। वो भी एग्जाम में पूछा है, और क्या पूछा है, ये भी एग्जाम में पूछा है, यहाँ पे डी ए कर लीजिए, और यहाँ पे क्या एग्जाम में पूछा है, ये भी एग्जाम में पूछा है। तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए यूलर इक्वेशन बता दिए आपको। ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस, मतलब जो अलग अलग जो 4 तरह का फोर्स लग रहा था, चारों फोर्स को कंडीशन किए थे तो रेनॉल्ड्स नंबर ऑब्टेन हुआ था। जब 3 फोर्स को कंसीडर किए थे तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन प्राप्त हुआ था। 2 इक्वेशन को कंसीडर किए तो यूलर इक्वेशन प्राप्त हुआ। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा यूलर इक्वेशन के बारे में। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और बर्नौली इक्वेशन देखते हैं। अब ये बर्नौली इक्वेशन जो होता है ना, ये यूलर इक्वेशन के, यानी कि यूलर के द्वारा जो इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुआ उसी को यूज करते हुए बर्नौली ने उसको फर्दर एक्सप्रेस किया कुछ एजम्पशंस लगा के। क्या किया, फर्दर एक्सप्रेस किया, कुछ एजम्पशंस लगाया, और उसके बाद बर्नौली ने एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग क्या बोले, बर्नौली इक्वेशन। और वो बर्नौली इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है उसको बताया। तो बर्नौली इक्वेशन कौन सा इक्वेशन अभी जस्ट बताते हैं। तो बर्नौली साहब ने अपने इक्वेशन को ऑब्टेंड करने के लिए उसी यूलर इक्वेशन में, किसमें, यूलर्स इक्वेशन में क्या किया, एजम्पशंस लगाया, एजम्पशंस लगाया। यानी क्या किया, यूलर साहब के द्वारा जो एजम्पशंस दिया था वो तो उन्होंने, बर्नौली ने यूज किया ही कि यही सारा एजम्पशंस भी हम भी कंसीडर करेंगे। बर्नौली ने क्या कहा कि जो यूलर साहब ने एजम्पशंस कंसीडर किया है वही एजम्पशंस हम भी कंसीडर करेंगे, बशर्ते एक्स्ट्रा में हम कुछ कुछ और एजम्पशंस मान के चलेंगे, तभी जो है हमारा बर्नौली वाला इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी ऑब्टेन्ड होगा। तो ये इन्होंने, बर्नौली साहब ने जो इक्वेशन एजम्पशंस दिए, उन्होंने बोला, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, हम क्या देख रहे थे, डेंसिटी अभी हमारा कांस्टेंट था या डेंसिटी कांस्टेंट नहीं था, इसके बारे में यूलर साहब ने कोई जानकारी नहीं दिया, कोई एजम्पशंस नहीं लिया। लेकिन बर्नौली साहब ने क्या बोला कि भाई फ्लो जो होता है हमारा इनकॉम्प्रेसिबल होगा, फ्लो हमारा कैसा होगा, इनकॉम्प्रेसिबल होगा। तब इन्होंने यहां क्या किया, इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हम डेंसिटी को क्या मान के चल रहे हैं, डेंसिटी को मान के चल रहे हैं, हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। फिर दूसरा बोल रहा है कि फ्लो हमारा कैसा होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए। कल बताए थे रोटेशनल और इरोटेशनल के बारे में, नहीं तो एक जब हम बता रहे थे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में, उस समय बताए थे ना, मास सेंटर के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो उसको कहेंगे रोटेशनल फ्लो, अगर मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोले थे, इरोटेशनल फ्लो बोले थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये इरोटेशनल फ्लो हो गया। अब फ्लो कंटिन्यूअस होता है, फ्लो कैसा, कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि फ्लो यहाँ हुआ फिर रुक गया फिर फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं। फ्लो जब भी होना चाहिए ऐसे 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 कंटिन्यूअस होना चाहिए, जैसा भी होगा कंटिन्यूअस होगा। क्लियर, जैसा भी होगा कंटिन्यूअस होगा। और इन्होंने क्या बोला, कंटिन्यूअस होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, और 1D फ्लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1 डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए, 1 डायमेंशनल। आइडियल फ्लो का मतलब क्या है, वही जो उन्होंने पहले बोला, इनविस्किड होना चाहिए। जब इनविस्किड हो रहा था तो हमारा म्यू क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, विस्कोसिटी जीरो हो रहा था। जब विस्कोसिटी हमारा 0 हो रहा था तो वहां हम फ्लो कैसा बोलते हैं, आइडियल फ्लो बोलते हैं, कि ऑल फ्लूइड जो है एक साथ मूव कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर सारे फ्लूइड का जो वेलोसिटी है
यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम होगा, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि ये हमारा क्या है, आइडियल फ्लो को कंसिडर किया इन्होंने, किसने, बर्नौली साहब ने, और 1D 1 डायमेंशनल फ्लो किया कंसिडर। चलिए अब हम इसके एजम्पशंस के बाद आगे चलते हैं, और जो यूलर इक्वेशन है उसी को हम लोग इन सभी एजम्पशंस को अप्लाई करते हुए उसको एक्सप्रेस करते हैं बर्नौली इक्वेशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, बर्नौली इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए अब हमारा क्या है, अब हमारा है कि हम जानते हैं, और इन्होंने ये भी कंसिडर कर लिया था, ये तो हम पहले ही बता दिए कि यूलर को तो, यूलर के एजम्पशंस को तो कंसिडर किया ही, साथ ही साथ इन्होंने अपना भी एजम्पशंस दिया था। अब इन्होंने क्या किया, यूलर के इक्वेशन को उठाया, कौन सा, डिफरेंशियल फॉर्मेट वाला नहीं, मेन इक्वेशन जो लास्ट में आया था आपका, क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ डो पी डिवाइडेड बाय रो प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट आया था, क्योंकि यहाँ पे जीरो था डिफरेंशियल फॉर्म में, जब उसको इंटीग्रेट किए थे तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। अब देखिए अब क्या है आपका, अब है आपका कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन ऑफ डो पी डिवाइडेड बाय रो प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट लेते हुए इसको क्या किए, एक्सप्रेस किए। अब हमारा एजम्पशन यहाँ बोल रहा है कि ये डेंसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब इस टर्म को हम मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, जब डेंसिटी हमारा कांस्टेंट है तो ये इसको बाहर किए, बचा क्या, डो पी। अब 1 इंटू डो पी, जब 1 रहता है और जो हमारा वेरिएबल है वही 1 के जगह आ जाता है इंटीग्रेशन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, p डिवाइडेड बाय रो आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख दिए, इसको p डिवाइडेड बाय रो लिख दिए, और बाद बाकी जो हमारा था इसको तो पहले से इंटीग्रेट किए हुए थे, डिफरेंशियल फॉर्म से मेन फॉर्म में लाए थे, और ये कांस्टेंट था, तो यहाँ पे जो इक्वेशन प्राप्त हुआ यही प्राप्त हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या किए, इस वाले इक्वेशन में क्या किए, यहाँ पे हम लोग हर जगह g से डिवाइड कर दिए, क्या किए, g से डिवाइड किए। अगर आप g से डिवाइड नहीं कीजिएगा तो आप एक और काम कर सकते हैं, यहां से सबसे g को बाहर कीजिए। बताइए सबसे g को बाहर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, g बाहर किए g, और ये तो बाहर ही हो गया ना, और यहाँ पे 2g लग गया। बताइए ऐसा हो सकता है। अब हम क्या किए, इस g को इस c के पास भेजे, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ओवरऑल फिर c बटा g मिलके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये g कहाँ का है, ये इधर से इधर लाए हैं, तो c बटा g कांस्टेंट, तो बचेगा क्या हमारा, यही तो बचेगा हमारा क्या, सॉरी बचेगा हमारा क्या, बचेगा हमारा p अपॉन रो जी, ये g नहीं रहेगा, और वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखिए p अपॉन रो जी, वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड, और इधर c बाय g को ही हम लोग क्या बोल दिए, फिर से कांस्टेंट बोल दिए, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो हमारा मिला ये हमारा क्या है, बर्नौली इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। और इस पूरे फ्लूइड डायनामिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें केवल क्या देख रहे हैं, एनर्जी देख रहे हैं, और एनर्जी के इक्वेशन को देख रहे हैं। तो पूरे डायनामिक्स में एनर्जी और एनर्जी के इक्वेशन से ही हम लोग सारे चीज को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या मिला, इसमें बर्नौली इक्वेशन मिला, क्या मिला, बर्नौली इक्वेशन p अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, बर्नौली इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, बर्नौली इक्वेशन। अब यहाँ पे अलग अलग टर्म है, यानी कि p अपॉन रो जी क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन 2g क्या होता है, और z हमारा क्या होता है। p अपॉन रो जी को हम लोग कहते हैं प्रेशर हेड, हेड क्यों बोल रहे हैं अभी जस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। p अपॉन रो जी को हम लोग बोल रहे हैं प्रेशर हेड, वी स्क्वायर अपॉन 2g को बोल रहे हैं काइनेटिक हेड, और z को बोल रहे हैं हम लोग डेटम हेड। तो तीनों बात हम यहाँ क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं कि किसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको मेंशन कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका p अपॉन रो जी है इसको हम लोग अभी क्या बोले, प्रेशर हेड बोले, क्या बोले, प्रेशर हेड। देखिए ये होता है आपका प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, और इसको क्या, डेटम हेड। देखिए इसको p अपॉन रो जी को प्रेशर हेड, v² अपॉन 2g को काइनेटिक हेड, z को हम लोग बोले डेटम हेड। यहां तक आप लोग देखिए
थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम। चलिए, क्लियर है यहां तक। अब देखिए, प्रेशर हेड है हमारा, हम लोग को दिमाग में चल रहा है कि ये तो एनर्जी वाला है, बर्नौली इक्वेशन एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन एनर्जी को ही हम लोग क्या किए, हेड के टर्म में एक्सप्रेस्ड किए। यहाँ पे एनर्जी को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हेड के टर्म में एक्सप्रेस करके बता रहे हैं कि P अपॉन रो जी हमारा प्रेशर हेड है, बी स्क्वायर अपॉन 2G हमारा काइनेटिक हेड है, और जेड हमारा डेटम हेड है। अब हेड बात कर रहे हैं, हेड की चर्चा कर रहे हैं, तो हेड का यूनिट क्या होता है। अब ये जो यूनिट वर्ड लिखे हैं, ये किसका यूनिट बोल रहा है, हेड का यूनिट। हेड का यूनिट किसके टर्म में लिखते हैं, मीटर के टर्म में लिखते हैं। हेड को हाइट के टर्म में बताते हैं, किसके टर्म में बताते हैं, हाइट के टर्म में। तो अगर हम लोग हाइट के टर्म में हेड को देख रहे हैं, तो अब हम लोग हाइट के टर्म में जब हेड को देख रहे हैं, तो एनर्जी और हेड में क्या रिलेशन है, एनर्जी और हेड में क्या रिलेशन है। तो हेड क्या कहता है कि हेड होता है एनर्जी पर यूनिट वेट को ही हम लोग क्या कह रहे थे, हेड कह रहे थे। हेड का मतलब क्या है, हेड को हम लोग मीटर से एक्सप्रेस कर रहे थे, किससे, मीटर से। इसी में अगर हम लोग न्यूटन और डिवाइड करते हैं न्यूटन से, न्यूटन न्यूटन कैंसिल आउट, तो हमारा फाइनल क्या, मीटर ही बचेगा ना। तो उसी में हम क्या किए हैं, न्यूटन से ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे भी हम लोग न्यूटन से मल्टीप्लाई। न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और जूल पर न्यूटन ही हमारा क्या होता है, हेड होता है। दैट मीन्स हम लोग क्या बोले, एनर्जी पर यूनिट वेट इज कॉल्ड हेड। जैसे आपको हम बताना चाह रहे हैं कि प्रेशर हेड लिए हैं, इसका क्या मतलब है, प्रेशर हेड लिए हैं, इसका ये मतलब है कि प्रेशर एनर्जी डिवाइडेड बाय वेट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। कैसे, प्रेशर एनर्जी को P इंटू वॉल्यूम लिखते हैं, P इंटू वॉल्यूम लिखते हैं, यही लिख रहे हैं। प्रेशर को प्रेशर एनर्जी को प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिखते हैं। डिवाइड करेंगे किससे, वेट से। वेट का क्या मतलब है, वेट का मतलब है m इंटू जी, वेट का मतलब है m इंटू जी। अब आप बताइए वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, यही होता है ना। तो मास बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम इधर जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ वॉल्यूम को क्या लिखे हैं, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी गुना मास गुना एम गुना क्या, जी। अब बताइए एम एम कैंसिल आउट, अब बचा क्या, P अपॉन रोजी बचा। देखिए हम लिखे थे क्या, प्रेशर एनर्जी, क्या लिखे थे, प्रेशर एनर्जी। उसमें हम लोग क्या किए, वेट से क्या किए, डिवाइड किए, वेट से डिवाइड किए। जब प्रेशर एनर्जी में वेट से डिवाइड किए, तो हमारा जो ऑब्टेंड हुआ वो क्या ऑब्टेंड हुआ, प्रेशर हेड ऑब्टेंड हुआ। उसी तरीके से जैसे हमारा प्रेशर हेड ऑब्टेंड हुआ, उसी तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी में अगर हम लोग वेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, बताइए, काइनेटिक हेड प्राप्त होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, यही तो होता है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, वेट को m इंटू जी, देखिए m m कैंसिल आउट, क्या हो गया, v स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 2g, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। अब देखिए यही आया v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, ये p अपॉन रो जी आ गया। तो अब हमारा क्या है, ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसमें वेट से हम लोग डिवाइड किए, तो ये जो ऑब्टेंड हुआ हमारा काइनेटिक हेड ऑब्टेंड हुआ, काइनेटिक हेड ऑब्टेंड हुआ। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम लोग वेट से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, पोटेंशियल हेड, मतलब हाँ पोटेंशियल हेड प्राप्त होगा। ठीक है, या डेटम हेड बोल सकते हैं, डेटम हेड। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको क्या लिखेंगे, mgh डिवाइडेड बाय वेट। अगर h बोल रहे हैं तो यहाँ h किसके टर्म में यूज किया है, हमारा जो है mg h यूज किया है z के टर्म में, तो mg हो गया इसका क्या, वेट,
mg कैंसिल आउट, बचा हमारा क्या z, और इसी z को हम लोग क्या बोले, प्रेशर हेड बोलिए या पोटेंशियल हेड बोलिए, प्रेशर हेड नहीं, पोटेंशियल हेड या डेटम हेड, डेटम हेड। क्लियर, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। अब बताइए, इतना दूर तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हम लोग आगे की ओर, और इसका यूनिट भी हम बता दिए। इसका यूनिट क्या होता है, क्या होता है इसका यूनिट, मीटर होता है। किसका, हेड का यूनिट, हेड का यूनिट मीटर होता है, हेड का यूनिट मीटर होता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, और फ्लो इज आइडियल, फ्लो इज आइडियल। अब देखिए जो हमारा बर्नौली क्वेश्चन निकला है, हमारा क्या निकला, बर्नौली, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। बर्नौली क्वेश्चन जो निकला उसमें जो हमारा एनर्जी का आया है, एनर्जी E1 आया है हेड के टर्म में, एनर्जी किसके टर्म में, हेड के टर्म में जो आया है, वही बोल रहा है कि अगर हमारा आइडियल फ्लो रहेगा और इस तरीके से एक पाइप है हमारा और इसमें वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, अगर हमारा फ्लो जो है कैसा हो, आइडियल हो, तो हम क्या किए, इस पाइप से एक बीच से हम लोग रेफरेंस पॉइंट लिए और रेफरेंस लाइन लिए, और इस रेफरेंस लाइन पे दो पॉइंट कंसिडर किए, एक को बोले एक, दूसरे को बोले दो, और ये हमारा क्या है, ये हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डेटम हेड है। क्या है हमारा, डेटम हेड, ठीक है। तो डेटम हेड हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, हमारा प्रेशर हेड आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, काइनेटिक हेड आएगा। इन सभी हेड को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ हेड बोलेंगे। किस पॉइंट पे, ई पॉइंट, एक पॉइंट पे, क्योंकि वन पॉइंट पे Z1 है, डेटम हेड Z1 है, तो यहाँ पे काइनेटिक हेड क्या होगा, V1 स्क्वायर अपॉन 2G होगा, प्रेशर हेड क्या होगा, P1 अपॉन रो जी होगा, यही होगा। इधर क्या होगा, Z2 हमारा डेटम हेड है, V2 स्क्वायर अपॉन 2G होगा हमारा काइनेटिक हेड, और प्रेशर हेड कितना हो जाएगा, P2 अपॉन रो जी हो जाएगा हमारा प्रेशर हेड इस 2 पॉइंट पे। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारा फ्लो जो है आइडियल हो, तो एनर्जी जो निकालेंगे इन तीनों से मिला के, किससे, प्रेशर हेड से, काइनेटिक हेड से और डेटम हेड से, किस सेक्शन पे, किस पॉइंट पे, वन पॉइंट पे, और इधर से जो निकालेंगे प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड, किस पॉइंट पे, इस 2 पॉइंट वाले पॉइंट पे, इस 2 नंबर वाले पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो बताइए दोनों क्या होगा, दोनों हमारा क्या होगा, बराबर होगा, दोनों हमारा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यही चीज कहना चाह रहा है, दैट मीन्स एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट 2। यही होता है हमारा आइडियल फ्लो का केस इन केस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। अगर बर्नौली इक्वेशन में हम लोग फ्लो को आइडियल मानेंगे तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि हर पॉइंट पे, यानी कि मान लीजिए हम यहाँ भी पॉइंट ले सकते थे, यहाँ भी पॉइंट ले सकते थे, यहाँ भी पॉइंट ले, अभी हम ये टिल्ट दिखाए हैं, लेकिन फ्लो आइडियल होता है तो एनर्जी इस पॉइंट पे, एनर्जी इस पॉइंट पे, एनर्जी इस पॉइंट पे, एनर्जी इस पॉइंट पे, सभी क्या होते हैं, बराबर। लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पॉइंट कितने कंसिडर किए हैं, 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं। तो हम लोग मान लिए कि ये 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, और इन दोनों पे एनर्जी हमारा बराबर होगा जब हमारा फ्लो आइडियल होगा। क्लियर, जब हमारा फ्लो आइडियल होगा, दैट मीन्स हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन, रुके, P2 स्क्वायर अपॉन 2G, P2 स्क्वायर अपॉन P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ये दोनों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा केस क्या था, आइडियल था। अब हम लोग चलते हैं कि अगर हमारा फ्लो क्या है, रियल है, उससे भी पहले 1-2 पॉइंट आप और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये है हमारा सेटअप है, ये हमारा क्या पाइप है, ये एक्चुअली में क्या है, पाइप है। पाइप के अंदर क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जब भी जनरली फ्लो को देखेंगे ना, पाइप देखेंगे, ओपन चैनल फ्लो में कंड्यूट जो है ओपन होना चाहिए, यानी कि हमारा जो सीवर इसमें रिवर में फ्लो कर रहा है वाटर, ओपन चैनल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर में लगता है ना वाटर का सरफेस जो ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा तो वो ओपन चैनल फ्लो का केस कहलाएगा। लेकिन इसके केस में क्या,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा क्या? नहीं, ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, पाइप में कंड्यूट जो है हमारा फ्लूइड जो है पाइप में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारा E1 का वैल्यू, ये E1 का वैल्यू ज़्यादा हो जाए E2 से, दैट मीन्स क्या, हमारा वाटर या फ्लूइड जो है फ्लो करेगा E1 से E2 की ओर। मतलब जब भी कोई फ्लूइड जो है फ्लो करता हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, जैसे हम पानी रख देते हैं टंकी के ऊपर, उसका प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाई है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टॉप पे है तो हेड है, हेड है तो हाइट पे रखा हुआ है, उसमें एनर्जी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नीचे रखा हुआ ड्रम में या नीचे रखा हुआ टंकी में, ठीक है। तो उसीलिए बोलते हैं कि अगर हमारा एनर्जी जिसका ज़्यादा, तो फ्लो जो है, फ्लो अकर्स 1 to 2, फ्लो अकर्स, यहाँ पे अगर ऐसा केस आएगा तो आप यहाँ से बोल सकते हैं फ्लो अकर्स, सी है ये, 1 to 2, यहाँ पे 2 का ज़्यादा है तो यहाँ क्या बोल देंगे, फ्लो अकर्स 2 to 1। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप बोल रहा है कि फ्लो हमारा कैसा है, रियल है, दैट मीन्स क्या, हमारा E1 का वैल्यू ग्रेटर है किससे, E2 का, या ऐसा भी अभी आपको दिख रहा है कि E1 का वैल्यू जो है E2 से क्या है हमारा ज्यादा, ऐसा भी तो हो सकता है, इधर वाला उठा हुआ हो इधर वाला दबा हुआ हो, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, E2 हमारा ज्यादा होगा E1 से, E2 हमारा ज्यादा होगा E1 से। तो इस केस में क्या आएगा हमारा, जब हमारा कंपेयर करेंगे कि रियल फ्लूइड है और उसमें E1 इज ग्रेटर देन E2 है, दैट मीन्स हम लोग E2 बराबर क्या लिख सकते हैं, E2 को बराबर करने के लिए हम लोग जानते हैं कि E1 में कुछ ना कुछ हेड लॉस हुआ होगा, और जो हेड लॉस E1 में हुआ होगा उसी हेड लॉस को हम लोग फिर से ऐड कर देंगे तो वो E2 के बराबर बन जाएगा, ठीक है। मतलब एनर्जी 2 के बराबर ऑब्टेंड हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लीजिए बर्नौली इक्वेशन का, क्या बोलिएगा, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। क्लियर यहां तक? अब बताइए 2 था आगे, इधर 2 था तो इसको 2 कर लीजिए आप पहले, और इधर 1 कर लीजिए, 1 मिनट, इधर जो है 1 कर लीजिए तब अच्छा से समझ में आएगा आपको। P1 अपॉन क्या, रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसको रो 1 लिए थे ना, E1 लिए थे ना, इसको E2 लिए थे, E2 वाले को इधर, E1 वाले को इधर, और हेड लॉस यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये HL हमारा क्या है, ये HL एक्चुअली में है क्या, HL हमारा वही है हेड लॉस, क्या है हमारा हेड लॉस। हेड लॉस किन किन वजह से आता है ये आगे हम पढ़ाएंगे, जब पाइप में लॉसेस के बारे में बताएंगे। पाइप मतलब लॉसेस ड्यू टू बेंड के वजह से होता है, लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन के वजह से होता है, लॉसेस ड्यू टू सडन क्या बोल सकते हैं डाइवर्जन के वजह से होता है, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन के वजह से होता है, और हेड लॉस फ्रिक्शन के कारण भी बताएंगे, डार्ची-विस्बैच इक्वेशन भी बताएंगे, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डार्ची-विस्बैच इक्वेशन में, बहुत डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, फॉर्मूला से एकदम डायरेक्ट रिलेशन दे देगा आपको, पूछ लेगा। अब ये हमारा HL क्या है, हमारा हेड लॉस है, HL हमारा क्या है, हेड लॉस, ठीक। हेड लॉस देखिए, हेड लॉस पीछा नहीं छोड़ेगा, सॉइल में भी पूछता है, ठीक है। हेड लॉस HL बराबर क्या होता है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। I डिवाइडेड बाय L होता है ना, लेंथ ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय I डिवाइडेड बाय L होता है, I क्या होता है वहां पढ़िएगा, ठीक है। चलिए बर्नौली क्वेश्चन, बर्नौली क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए बर्नौली क्वेश्चन में हम क्या लिख रहे थे, यही जो लिख रहे थे बराबर कांस्टेंट कर रहे थे, P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही हमारा क्या था, एनर्जी था, क्या था, एनर्जी था। यानी कि ये कांस्टेंट हो रहा है तो अलग अलग पाइप लेंगे, उसमें जो बर्नौली का इक्वेशन लगाएंगे
तो दोनों क्या होगा, उस पाइप में बर्नौली का इक्वेशन और इस पाइप में बर्नौली का इक्वेशन दोनों क्या होगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कांस्टेंट को बराबर कर देता है, इसीलिए इसमें क्या बोल देता है डायरेक्ट कि हमारा कंजर्व हो गया। हाँ, अगर पाइप में ऐसा भी होगा कि हेड लॉस भी होगा, हेड लॉस को भी कंसिडर करेंगे, वैसा केस आएगा तो। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी, इसमें क्या पढ़ रहे थे, बर्नौली क्वेश्चन में केवल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, इसीलिए हम लोग बोल दिए कि बर्नौली क्वेश्चन जो है बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये कंडीशन भी याद रखिएगा और ये पॉइंट भी याद रखिएगा, वी आई प्लस टी टी, बोलिए बोलिए, टी आई, पावर थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। अब बर्नौली थ्योरम का अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, तो बर्नौली थ्योरम का अप्लाई जो होता है वेंचुरी मीटर में करते हैं हम लोग। बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन जो है वेंचुरी मीटर में देखने को मिलता है, दूसरा ओरिफिस मीटर में देखने को मिलता है और पाइटो ट्यूब में देखने को मिलता है। जब हम लोग बर्नौली थ्योरम का यूज जो है वेंचुरी मीटर में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फ्लो रेट प्राप्त होगा, यानी कि उससे हम लोग को क्या मिलेगा, डिस्चार्ज मिलेगा, फ्लो रेट। अगर हम लोग उसी तरीके से ओरिफिस मीटर का यूज करेंगे, ओरिफिस मीटर में अप्लाई करेंगे बर्नौली थ्योरम को, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फ्लो रेट प्राप्त होगा, सेम डिस्चार्ज ही प्राप्त होगा। और अगर हम लोग पाइटोट ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे तो फ्लो वेलोसिटी, यानी फ्लूइड अगर हमारा फ्लो कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। फ्लो रेट का मतलब ही होता है डिस्चार्ज, ठीक है। फ्लो रेट में हम बताए थे ना कौन सा इक्वेशन जो है मतलब फ्लो रेट पे डिपेंड कर रहा था, बेस्ट था, पिछले क्लास में हम बताए थे, जो बोले थे कि ITI वाइस प्रिंसिपल में पूछा गया है। कंटिन्यूटी इक्वेशन बताए थे, कंटिन्यूटी इक्वेशन बताए थे ना, रो ए भी बताए थे कांस्टेंट होता है, जिसमें बोले थे कि अगर डेंसिटी हमारा कांस्टेंट हो जाए, यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। ये किस में बताए थे हम, कंटिन्यूटी क्वेश्चन में, किसमें, कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन में बताए थे। चलिए आगे चलते हैं, इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम चलते हैं वेंचुरी मीटर में, पहला पॉइंट देखते हैं वेंचुरी मीटर में क्या क्या होता है। देखिए वेंचुरी मीटर क्या करता है, वेंचुरी मीटर का स्ट्रक्चर या फिगर कैसा होता है, इसी तरीके से होता है, ठीक है। वेंचुरी मीटर में क्या होता है, ग्रेजुअली कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे 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 कन्वर्ज करता है हमारा सेक्शन और फिर धीरे धीरे डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज करता है, पहले इतना चौड़ा था, मान लीजिए इतना चौड़ा था, ठीक है, एकदम कन्वर्ज करते गया कन्वर्ज हो गया, ठीक है। फिर जब वो किसी थ्रोट सेक्शन से निकला, एक सीधा वाला सेक्शन से निकला, फिर धीरे 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 क्या हुआ, फैलते गया, मतलब डाइवर्जिंग सेक्शन हो गया। कन्वर्जिंग सेक्शन देखने को मिला, डाइवर्जिंग सेक्शन देखने को मिला, किसमें, ग्रेजुअली कन्वर्जिंग होता है और डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, किसमें, हमारा वेंचुरी मीटर में। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, फ्लो रेट को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो फ्लो रेट हमारा क्या होता है, वही डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, वेंचुरी मीटर का सेटअप को समझाते हैं कि वेंचुरी मीटर का सेटअप में, ये वेंचुरी मीटर में कौन कौन सा सेक्शन क्या है और किस किस सेक्शन में कौन कौन से, मतलब कह सकते हैं कौन कौन से वर्क डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन से वर्क डेवलप हो रहे हैं, मतलब किन किन सेक्शन का वर्क क्या है। तो देखिए जनरली वेंचुरी मीटर में 3 सेक्शन होते हैं, तो इस वाले सेक्शन को, ये जो हमारा यहां तक है सेक्शन 22 तक, 11 से 22 तक, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन, कन्वर्जिंग सेक्शन, ठीक है, कन्वर्जिंग सेक्शन कहते हैं इस वाले को। 3 सेक्शन होते हैं इसमें, एक हो गया आपका कन्वर्जिंग सेक्शन और दूसरा जो सेक्शन है आपका वो कौन सा सेक्शन कहलाता है, थ्रोट। थ्रोट का मतलब क्या होता है, गला। देखिए गला, गला का सेक्शन देखिए, देखते हैं एकदम, कोई दाव देगा तो गए काम से, कोई दवा देगा तो गए काम से। तो ये गला का शेप देखते हैं, एकदम चारों साइड एकदम बराबर है, एकदम कहीं लगता है कि एकदम लगता है एकदम बेलन का आकार का है, कैसा, सिलेंड्रिकल है, ऐसा लगता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो हम सेक्शन किए हैं एकदम देखिए सबका मतलब ये जो है लाइनिंग जो है सेम एकदम पूरा लगेगा कि ऐसे ऐसे पकड़िएगा तो लगेगा सर्कुलर है, ऐसे पकड़िएगा कैसा लगेगा, सर्कुलर है, ऐसा लगेगा आपको। तो ये आपका जो कहलाता है, ये आपका कहलाता है थ्रोट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हमारा
आगे बढ़ा सेक्शन, आगे बढ़ा, और ये क्या कर रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। तो इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोल दिए, डाइवर्जिंग सेक्शन बोल दिए। क्या बोले, डाइवर्जिंग सेक्शन बोल दिए। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रोट सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन। कितने सेक्शन है हमारे पास, 3 सेक्शन है वेंचुरी मीटर में। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप अलग अलग सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कन्वर्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग थ्रोट सेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डाइवर्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मतलब कन्वर्जिंग सेक्शन क्या कहता है। कन्वर्जिंग सेक्शन में देखिए क्या हो रहा है कि जब हमारा ये सेक्शन 1-1 था, हम लोग क्या किए, इस पे पहले सेक्शन डाल दिए इस जगह 1-1 सेक्शन। देखिए यही 1-1 सेक्शन है, 1-1 सेक्शन। ठीक है, फिर क्या किए, हम लोग एक और सेक्शन डाल दिए यहाँ पे 2-2 सेक्शन। यहाँ कहाँ डाले, थ्रोट के पास डालें। थ्रोट जब स्टार्ट कर रहा था उसी जगह हम लोग क्या डाल दिए, एक सेक्शन डाल दिए, इसको हम लोग 2-2 सेक्शन बोले। अब देखिए हम लोग क्या बोले कि इस 1-1 सेक्शन में जो हमारा फ्लूइड इंटर कर रहा था तो उसका वेलोसिटी v1 और इस थ्रोट सेक्शन का डाया जो है d1 था। इस थ्रोट सेक्शन का 1-1 सेक्शन पे जो डाया है वो d1 था। अब उसी तरीके से जब हमारा फ्लूइड इंटर किया और इस 2-2 सेक्शन के पास आया तो इस जगह पे जो हमारा वेलोसिटी प्राप्त हुआ, इस जगह पर जो हमारा वेलोसिटी प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, हमारा v2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, v2 प्राप्त हुआ। इस जगह इस 2-2 सेक्शन पर वेलोसिटी v2 प्राप्त हुआ। और इस 2-2 सेक्शन का डाया, यानी कि यहां से यहां तक जाइएगा ना, सब जगह आपको डाया क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। जैसे गला का एग्जांपल दिए, अभी हम गला देखा है ना, थ्रोट का मतलब गला भी गला ही होता है, तो इसीलिए थ्रोट वर्ड वहीं से उठाया गया है। जस्ट मान लिया कि इस वेंचुरी मीटर का क्या है, गला है। वेंचुरी मीटर का क्या है, गला। ठीक है, अब आप देखिए ये डाइवर्जिंग सेक्शन, देखिए एंगल इसका छोटा लिए, अभी बताएंगे हम आगे, इसको स्किप कीजिए, अभी बताते हैं, रुकिए पहले इसको देख लीजिए, आगे जाएंगे तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखिए हम बता दिए यहाँ कि इस जगह का वेलोसिटी v2 था। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम सेक्शन 1-1 में एंट्री लिए, सेक्शन 1-1 में हम क्या किए, एंट्री लिए, तो हमारा हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, क्या देखे हम देखे कि भाई, हम देखे, एक मिनट, हम देखे कि एरिया क्या कर रहा है, हमारा एरिया धीरे धीरे घट रहा है। मतलब जैसे जैसे अंदर जाना स्टार्ट करेगा हमारा फ्लूइड, एरिया क्या मिलेगा उसको, डिक्रीजिंग मिलते जाएगा। जब एरिया घटेगा तो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन से वेलोसिटी बढ़ेगा। बोलिए हाँ या ना। क्यों कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या बोले थे, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही बोले थे ना। तो एरिया हमारा घट रहा है तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, तभी तो ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोल दिए, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे एरिया घटा तो हमारा वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ने लगा। और जब वेलोसिटी हमारा बढ़ा तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ही हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा, कोई चीज तेजी से निकल रहा है तो कम प्रेशर अप्लाई करेगा ना अपने चारों साइड। कोई चीज धीरे धीरे जा रहा है, एकदम देखते हैं ऐसे ऐसे, ट्रेन में देखते हैं झाल मुड़ी या कुछ बेचने वाले आते हैं, तो उसका स्पीड देखें आप, एकदम जल्दी जल्दी निकल जाता है। लेकिन आप निकल के दिखा दीजिए, आपको निकलने के लिए ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसको निकलने के लिए, क्योंकि उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, वो तेजी से निकलता है, इसीलिए आसानी से निकल जाता है, प्रेशर कम अप्लाई करता है किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर। लेकिन हम लोग जो क्रॉस करते हैं देखते हैं एकदम इधर भी धक्का मारना पड़ता है, इधर भी धक्का मारना पड़ता है, ऐसे ही मारते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, एरिया धीरे धीरे घटेगा, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। प्रेशर जब घटेगा तो डो पी डिवाइडेड बाय डो पी किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, यहां देखिए, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डो पी कोई एक डायरेक्शन लिया है, डो पी डिवाइडेड बाय डो एक्स इज लेस देन 0, दैट मीन्स डो पी डिवाइडेड बाय डो एक्स इज निगेटिव। यानी ये कौन सा कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है। इसको आप क्या रखिएगा, ध्यान। पूछता है एग्जाम में
किस सेक्शन में हमें फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। तो याद रखना है कन्वर्जिंग सेक्शन में हमें क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। कन्वर्जिंग सेक्शन में हमें फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। तो अभी हम लोग कन्वर्जिंग सेक्शन भी दिखा दिए आपको। कन्वर्जिंग सेक्शन में क्या हो रहा था, यही फ्लूइड है हमारा, एंट्री ले रहा था। अब देखिए आइए कन्वर्जिंग सेक्शन में बोला एरिया हमारा घट रहा है, वेलोसिटी हमारा बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो ये डीपी डो पी डिवाइडेड बाय डो एक्स हमारा निगेटिव आया। निगेटिव का मतलब है डो पी डिवाइडेड बाय डो एक्स लेस देन 0, और यही हमारा कंडीशन कैसा है, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट वाला कंडीशन है। फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट वाला कंडीशन है। ठीक है, क्लियर। देखिए इसमें क्या क्या बात आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये निगेटिव होता है, ये याद रखना पड़ेगा, ये पॉइंट भी याद रखना। देखिए हम जो बता रहे हैं ये तीनों पॉइंट हम देखे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए देखे हैं अलग अलग एग्जाम में। देखिए अब हम लोग बात करते हैं थ्रोट सेक्शन पे। चलिए हम लोग अब फिगर पे चलते हैं। थ्रोट सेक्शन, थ्रोट सेक्शन का क्या मतलब है, यही वाला सेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, थ्रोट सेक्शन बोल रहे थे, बीच वाला। यही हमारा क्या था, यही जो है हमारा क्या है, थ्रोट सेक्शन। देखिए बीच वाला थ्रोट, गला। ठीक है, चलिए हाँ एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा एंगल बनाता है ना, एंगल बनाता है 21 डिग्री से लेके 23 डिग्री के बीच। दिख रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है। 21 डिग्री से क्या बन रहा है, 23 डिग्री के बीच एंगल बन रहा है। 21 डिग्री से 23 डिग्री के बीच एंगल बन रहा है, यानी कि हम देख रहे थे ये छोटा वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे याद रखना 21 डिग्री से 23 डिग्री का एंगल बनाता है। ये भी पूछा है एग्जाम में, ये भी एग्जाम में क्या है, पूछा है। मारिए यहाँ पे क्या, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए अब ये V2 हमारा, V2 वेलोसिटी से इधर एंट्री ले रहा है। अब इस 2 सेक्शन पे देखते हैं। ठीक है, इस 2 सेक्शन पे इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या होगा, प्रेशर जो होगा मिनिमम होगा, और ये कम होगा किससे, LV से। लिक्विड वेपर प्रेशर से कम प्रेशर डेवलप होता है किसमें, थ्रोट सेक्शन में। अब इस थ्रोट सेक्शन के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। ये थ्रोट सेक्शन में एरिया क्या होता है हमारा, मिनिमम हो जाता है। यहाँ पे आने के बाद जो एरिया, यहाँ पे मैक्सिमम एरिया था, जैसे 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 हम अंदर जाते गए एरिया हमें क्या मिला, मिनिमम मिला। तो जब थ्रोट सेक्शन पे गए तो एरिया हमें प्राप्त हुआ मिनिमम। जब एरिया मिनिमम प्राप्त हुआ तो वेलोसिटी हमें क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा। किससे, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। और जब वेलोसिटी मैक्सिमम प्राप्त होगा तो प्रेशर हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, क्योंकि हमारा एरिया मिनिमम था, प्रेशर भी क्या मिल गया, यहाँ मिनिमम मिला। जब प्रेशर मिनिमम मिला तो हम लोग क्या देखे कि ये प्रेशर हमारा मिनिमम मिल रहा है, और ये जो प्रेशर मिनिमम है ये किससे कम है, लिक्विड वेपर प्रेशर से कम है। लिक्विड PLV का मतलब होता है लिक्विड वेपर प्रेशर। लिक्विड वेपोराइजेशन जो होता है ना, वेपर, उससे क्या है, उसके प्रेशर से हमारा P मिनिमम क्या है, कम है। जब P मिनिमम लिक्विड वेपर प्रेशर से कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बबल का फॉर्मेशन करेगा। क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, बबल का फॉर्मेशन करेगा। और यही यहाँ पे जब ये कंडीशन लागू हुआ कि P मिनिमम इज लेस देन P लिक्विड वेपर, तो इसके वजह से क्या डेवलप हुआ, यहाँ बबल डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, बबल डेवलप हुआ। और यही बबल हमारा क्या किया, आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट किया। दैट मीन्स अभी इस सेक्शन में प्रेशर हमारा क्या हो रहा था, मिनिमम हो रहा था अकॉर्डिंग टू यहां से। ठीक है, प्रेशर मिनिमम हो रहा था, और यही मिनिमम प्रेशर जब इसमें एंट्री लेने की कोशिश करेगा तो इसके जस्ट मुंह पे ही, किसके, थ्रोट सेक्शन के मुंह पर ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर, इस थ्रोट सेक्शन के इधर प्रेशर हमारा क्या, थ्रोट सेक्शन, जैसे कि ये जो हमारा थ्रोट सेक्शन है हम बता दिए कि इसमें प्रेशर मिनिमम रहेगा। अब ये जो हमारा थ्रोट सेक्शन है इसके अंदर प्रेशर हमारा मिनिमम, और जैसे ही हम लोग इधर बढ़ेंगे तो देखिए एरिया बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे ही हम लोग इधर जाते हैं तो प्रेशर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और हमारा जो बबल है वो लो प्रेशर से कहां जा रहा है, हाई प्रेशर में जा रहा है।
हमारा बबल जो फॉर्मेशन हुआ इस थ्रोट सेक्शन में, ये कहां से जा रहा है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जा रहा है। एक मिनट, जब हमारा बबल लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाएगा तो हमारा बबल क्या करेगा, ब्रस्ट करेगा, हमारा बबल ब्रस्ट करेगा, जिसके वजह से नॉइज और वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। और उसी नॉइज और वाइब्रेशन के वजह से इसी थ्रोट सेक्शन पर हमारा क्या डेवलप हो जाता है, कैविटेशन डेवलप हो जाता है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि कैविटेशन जो डेवलप होता है वेंचुरीमीटर में किस सेक्शन पर डेवलप होता है, तो आपको बताना है थ्रोट सेक्शन पर डेवलप होता है। कहां डेवलप होता है, थ्रोट सेक्शन पर डेवलप होता है। इतना बात आप लोग को इसमें क्या करना है, मेमोराइज करना है। अब देखिए इसी बात को हम लोग थ्योरी के फॉर्मेट में आगे लिख दिए हैं। थ्योरी के फॉर्मेट में क्या किए हैं, आगे लिखे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे थ्योरी इसका क्या है, कहाँ है, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, एट थ्रोट सेक्शन क्या हमें प्राप्त हो रहा है, मिनिमम प्रेशर प्राप्त हो रहा है, क्लियर, जो कि पी मिनिमम जो हमारा किससे कम है, लिक्विड वेपर, इसको लिख लीजिए, लिक्विड वेपर के प्रेशर से क्या है, कम है। जब लिक्विड वेपर के प्रेशर से कम होगा हमारा प्रेशर, तो हमारा क्या डेवलप होगा, क्या फॉर्म्ड होगा, बबल आर फॉर्म्ड, एंड दिस बबल मूव्स इन हाई प्रेशर जोन। अब वही बबल क्या करता है, थ्रोट सेक्शन में जो बबल प्रोड्यूस हुआ, फॉर्म्ड हुआ, वही बबल जो हाई प्रेशर जोन में जाने का कोशिश करता है, जिसके वजह से ब्रस्टिंग होता है। और बबल क्या करता है, नॉइज और वाइब्रेशन क्रिएट करता है और इरोजन करता है, किसका, मटेरियल का। वहां जो मटेरियल होगा उसको इरोड करेगा, जिसके वजह से हमारा क्या देखने को मिलता है, कौन सा फेनोमिना डेवलप होता है, कैविटेशन डेवलप होता है। तो यही चीज बोले, और हम क्या बोले, चांसेस ऑफ कैविटेशन एट थ्रोट सेक्शन। कहाँ पे थ्रोट सेक्शन होने का चांस रहेगा, बताइए, कहाँ पे कैविटेशन होने का चांस रहेगा, थ्रोट सेक्शन पर कैविटेशन होने का चांस रहेगा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अब हम, और डाइवर्जिंग सेक्शन देखते हैं, डाइवर्जिंग सेक्शन में क्या क्या होता है। अब देखिए डाइवर्जिंग सेक्शन, डाइवर्जिंग सेक्शन में चलते हैं। डाइवर्जिंग सेक्शन देखिए, फिगर पे आइए, पहले फिगर समझाते हैं उसके बाद कुछ समझाएंगे। देखिए डाइवर्जिंग सेक्शन में क्या होगा, अब यहाँ पे एरिया हमारा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी हमारा घटते जाएगा, प्रेशर हमारा क्या बढ़ते जाएगा, एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। और अब हमारा जब इधर फ्लूइड जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, ये भी बता दिए कैविटेशन डेवलप हो रहा है कैसे। अभी इसमें जो ये एंगल लेंगे ना, जैसे यहाँ पे एंगल लिए थे 21 से 23 डिग्री, अब जो हम यहाँ पे एंगल लेंगे, इधर वाला एंगल, देखिए ये जितना हमारा फैला हुआ था, क्या उतना ये फैला हुआ है, नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग एंगल क्या मानेंगे, इससे कम है। तो यहाँ पे जो एंगल हम लोग लेते हैं, एंगल 5 से 7 डिग्री लेते हैं। कितना लेते हैं, 5 से 7 डिग्री लेते हैं। क्यों हम लोग यहाँ पे एंगल 5 से 7 डिग्री ले रहे हैं, यानी हम लोग कन्वर्जिंग सेक्शन से डाइवर्जिंग सेक्शन में बहुत ही कम लेते हैं एंगल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंगल इसीलिए कम ले रहे हैं ताकि हमारा फ्लो सेपरेशन ना हो। फ्लो सेपरेशन ना हो क्या कहने का मतलब है, यानी कि अगर हम लोग एंगल कम लेंगे तो एरिया हमारा, मान लीजिए एंगल ज्यादा ले लेंगे तो एरिया जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुरंत तुरंत ज्यादा ज्यादा एरिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना। लेकिन ज्यों ही एंगल कम लेंगे तो बताइए जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एरिया हमें क्या मिलते रहेगा, धीरे 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 बढ़ेगा एरिया। और जब धीरे धीरे एरिया बढ़ेगा तो बताइए वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। वेलोसिटी अचानक नहीं घट जाएगा कि आगे बढ़ा और अचानक वेलोसिटी घट गया। तो इसीलिए हम लोग कम एंगल लेते हैं ताकि एरिया धीरे धीरे बढ़े, वेलोसिटी धीरे धीरे घटे और प्रेशर क्या हो, प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़े, ठीक है। जिसके वजह से फ्लो सेपरेशन देखने को ना मिले, जिसके वजह से फ्लो सेपरेशन देखने को ना मिले। इसीलिए हम लोग एंगल को कम लेते हैं ताकि फ्लो सेपरेशन से हम लोग क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, बचाव कर सके, क्लियर। ये था आपका किसका पॉइंट, इसका पॉइंट डाइवर्जिंग सेक्शन का। अभी डाइवर्जिंग सेक्शन में एक और 2 पॉइंट आपको जानना है। ये डाइवर्जिंग सेक्शन में क्या होता है, वाटर ऐसे मूव करता है और ये इधर की ओर मूव होने लगता है, बैक वाटर चलने लगता है। पानी आगे की ओर बढ़ाएंगे,
पानी को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे लेकिन पानी फिर से बैक होने का कोशिश करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो पानी बैक होने का कोशिश करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक फ्लो वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक फ्लो वाटर। ये बैक फ्लो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग फ्लूइड फ्लो करते हैं फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज यहाँ पे फ्लूइड बैक फ्लो इसीलिए बोले क्योंकि हम लोग यहाँ क्या किए हैं, ये था आपका लो प्रेशर, ये क्या था आपका लो प्रेशर था, और लो प्रेशर से आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाई प्रेशर में जा रहे हैं। तो जब लो प्रेशर से हाई प्रेशर में हम लोग फ्लो कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। हम लोग तो जबरदस्ती उसको भेज रहे हैं। कैसे बोलते हैं? जबरदस्ती कर, मतलब जिद करना, मतलब उसका मन नहीं है जाने का, क्योंकि जानता है सब लोग कि फ्लूइड तभी फ्लो करेगा, फ्लूइड तभी फ्लो करता है जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लूइड फ्लो करता है। लेकिन हम लोग लो से हाई भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है हम लोग फ्लूइड के साथ क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती उसको धक्का मार रहे हैं कि भाई तुम लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाओ। लेकिन क्या फ्लूइड मानेगा? नहीं मानेगा। फिर जैसे ही हाई प्रेशर में जाएगा फिर बैक होने लगेगा वाटर, फिर क्या करेगा? बैक होना चाहेगा कि फिर इधर हाई प्रेशर मिला और इधर लो प्रेशर मिला, तो फ्लूइड का टेंडेंसी होता है हाई टू लो मूव करने का, तुरंत ये बैक में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। इसीलिए यहाँ बोले कि यहाँ पे क्या हो रहा है? बैक फ्लो हो रहा है। किसका? वाटर का बैक फ्लो हो रहा है। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे ये वाला सिंबल दिखाए हम, ये वाला ऐसे ऐसे फ्लूइड जा रहा है आगे, लेकिन ऐसे यहाँ पे किधर? दोनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि फ्लो सेपरेशन कहाँ देखने को मिलता है हमारा? तो डाइवर्जिंग सेक्शन में। और फ्लो सेपरेशन को बचाव करने के लिए हम लोग एंगल को क्या लेते हैं? कम लेते हैं, 5 से 7 डिग्री लेते हैं। ये था आपका वेंचुरीमीटर का कॉन्सेप्ट। ये किसका कॉन्सेप्ट था? वेंचुरीमीटर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसमें चलते हैं आगे की ओर और अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले जो भी रफ वर्क है यहाँ मिटा देते हैं उसको। वेंचुरीमीटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, डाइवर्जिंग सेक्शन। कुछ नहीं मिटाना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बता ही दिए, चलिए ये भी बता चुके हम, डाइवर्जिंग सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था ना, तो डो पी डिवाइडेड बाय ग्रेटर देन डो पी डिवाइडेड बाय डो एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट मिला। यहाँ क्या मिला? एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट मिला। और यही भी एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट भी क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा है। ठीक है, कंडीशन देके पूछा है कि एडवर्स ग्रेडियंट किस में होता है, तो याद रखिएगा डाइवर्जिंग सेक्शन में होता है। अब देखिए चांसेस ऑफ फ्लो सेपरेशन, चांसेस ऑफ फ्लो सेपरेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है, चांसेस ऑफ फ्लो सेपरेशन एट दिस सेक्शन, मतलब किस सेक्शन में? डाइवर्जिंग सेक्शन में। किसमें? डाइवर्जिंग सेक्शन में चांस होता है, मतलब चांसेस ऑफ फ्लो सेपरेशन डाइवर्जिंग सेक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग बोले कि वेंचुरीमीटर से हम लोग क्या चीज कैलकुलेट करते हैं? फ्लो रेट, यानी डिस्चार्ज। क्या चीज कर रहे हैं? कैलकुलेट करते हैं, डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। जब डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं तो दो तरह का डिस्चार्ज होता है। एक तो हम लोग थियोटिकली डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक्चुअल डिस्चार्ज का वैल्यू क्या है? जो हमारा थियोटिकल डिस्चार्ज आया वो आया आपका A1। क्या आया? Q इज इक्वल टू A1 गुना A2 इंटू अंडर रूट क्या? 2GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस A2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है ये किसका है? Q थियोटिकल, यानी कि ये क्या है? इंपॉर्टेंट है बहुत, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इससे क्वेश्चन। अब देखिए जब ये हम बोल दिए थियोटिकल है तो कुछ ना कुछ एक्चुअल मिलेगा हमें, कुछ ना कुछ हमें क्या मिलेगा? एक्चुअल ऑब्टेंड होगा, एक्चुअल प्राप्त होगा। कौन? हमारा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हमारा क्या होगा? एक्चुअल प्राप्त होगा। तो एक्चुअल कितना प्राप्त होगा डिस्चार्ज, उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग नोटेशन देख लेते हैं, कौन कौन सा नोटेशन है। देखिए एच हमारा, जी तो हमारा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एच है हमारा, ये क्या है हमारा? पीजोमेट्रिक प्रेशर हेड डिफरेंस। अभी हम बताएंगे पीजोमेट्रिक
प्रेशर हेड डिफरेंस H क्या है और उस H को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस H को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम अभी बताएंगे, ठीक है। अब देखिए H को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, Q एक्चुअल, यहाँ पे पहले A1 A2 देख लीजिए। A1 क्या है हमारा, इनलेट पाइप एरिया है, किसका है, इनलेट पाइप एरिया। और A2 हमारा क्या है, थ्रोट एरिया है। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या था, देखिए हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कहाँ गया फिगर, फिगर फिगर फिगर। अब देखिए A1 एरिया यहाँ, A2 एरिया यहाँ, यानी कि इस सेक्शन पर A1 एरिया, इस सेक्शन पर A2 एरिया। क्लियर, चलिए अब देखिए A1 पता चल गया होगा, H भी पता चल जाएगा अभी आपको, आज तुरंत पता चल जाएगा। देखिए अब A1 एरिया, अब देखिए A1 एरिया, A1 एरिया का मतलब क्या, वहां पे जब 1 1 सेक्शन पे D1 था डाया उसका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/4 होता है ना डाया के केस में, अगर लेंगे π/4 गुना D1 स्क्वायर, और इसमें क्या π/4 गुना D2 स्क्वायर, क्योंकि थ्रोट का एरिया, थ्रोट का डाया D2 बोल रहे थे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हमें थियोटिकली प्राप्त हुआ कि इसमें डिस्चार्ज ये है, अब हमें एक्चुअल डिस्चार्ज प्राप्त करना है कि एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होगा। तो उसी थियोटिकल डिस्चार्ज में, ये जो हमारा थियोटिकल डिस्चार्ज था उसी में अगर हम लोग CD से मल्टीप्लाई कर दें, इस CD से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज प्राप्त हो जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज प्राप्त हो जाएगा। तो एक्चुअल डिस्चार्ज को लाने के लिए हम लोग थियोटिकल में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, CD से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी CD को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। और इसी CD का जो वैल्यू होता है क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा है बच्चे लोग, 0.94 से 0.98, इसी के अप्रोक्स रहता है, 0.94 से लेके 0.98 के अप्रोक्स रहता है CD का वैल्यू। और CD को हम लोग क्या बोल रहे थे, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। H को हम लोग क्या बोले, पीजोमेट्रिक प्रेशर हेड डिफरेंस बोले, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, और यहां देखिए अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है पीजोमेट्रिक प्रेशर हेड डिफरेंस, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास U ट्यूब मैनोमीटर है, U ट्यूब मैनोमीटर है, तो H बराबर क्या होता है आपका, वही H जो √2H लिखे थे, H बराबर होता है X इंटू क्या, बोलिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1। क्लियर। मैनोमेट्रिक फ्लूइड में क्या लेते हैं वो भी हम बताए थे ना, Hg लेते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए ये था आपका यूट्यूब के केस में। अगर इन्वर्टेड यूट्यूब के केस में बोले, अब यहां पे x हमारा क्या है, ये है हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन, मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन। यानी कि अगर ये आपका यू ट्यूब है तो देखिए ये वाला हाइट, यहाँ पे वाटर था और यहाँ से वाटर है, तो ये जो हाइट हुआ हमारा x हुआ, इसी को हम लोग क्या बोले, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिफ्लेक्शन। क्लियर। अब उसी तरीके से इन्वर्टेड बोलेगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, इस एक को इधर ले जाइए और इसको इधर लाइए, देखिए 1 माइनस क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्या, फ्लोइंग फ्लूइड। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, रो इंटू जी लिखते हैं, रो इंटू जी लिखते हैं। डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते थे, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ऐसा भी लिख सकते थे, क्योंकि जी और जी क्या हो रहा था, यहाँ कैंसिल आउट हो रहा था। क्लियर। तो ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ पीजोमेट्रिक प्रेशर हेड डिफरेंस, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको H का वैल्यू नहीं दिया हुआ हो तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है H बराबर x इंटू क्या हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1 इन केस ऑफ यूट्यूब। और अगर बोलेगा इन्वर्टेड यूट्यूब तो 1 के जगह आप स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले टर्म को लेके जाइए और स्पेसिफिक ग्रेविटी के जगह 1 वाले टर्म को लाइए, अब माइनस जहां था वहीं रखिए। क्लियर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1 मिनट, इतनी ठंडा लग रहा है। चलिए ये था आपका वैल्यू किसका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए 0.94 से लेके 0.98। क्लियर। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट देखिए, 1 मिनट, हाँ ये हो गया है, वो मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इफ वी कंसिडर फ्लो इज रियल। अब क्या बोल रहा है, अभी तक जितना हम केस लिए थे जनरली आइडियल के लिए चल रहे थे, अब हमारा क्या बोल रहा है, फ्लो अगर हमारा रियल हो, अगर हमारा फ्लो रियल होगा तो बताइए क्या होगा। क्योंकि सारा एप्लीकेशन बर्नौली का था, तो बर्नौली के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लगा रहे थे, आइडियल फ्लो लगा रहे थे। आइडियल फ्लो में हेड लॉस 0 मान के चल रहे थे। तो अगर हमारा रियल फ्लो है दैट मीन्स हेड लॉस हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। जब हेड लॉस 0 के बराबर नहीं होगा तो क्यू एक्चुअल हमारा क्या हो सकता है बताइए, क्यू एक्चुअल हो सकता है हमारा क्या, याद कीजिए वही A1 गुना A2 इंटू अंडर रूट 2GH माइनस क्या, हेड लॉस HL डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये क्या था हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज। या तो आप उसमें उस डिस्चार्ज में, यानी कि हम जो वहां पे थियोटिकल डिस्चार्ज निकाल रहे थे, तो हम क्या बोले कि ये थियोटिकल डिस्चार्ज हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि थियोटिकल डिस्चार्ज में कुछ ना कुछ तो हेड लॉस हुआ होगा, वहां तो हेड लॉस कंसिडर नहीं किए थे। तो हेड लॉस की जगह हम लोग वहां क्या कंसिडर किए, हम लोग CD कंसिडर किए, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कंसिडर किए। तो उसी तरीके से अब ये बोल रहा है कि अगर हमारा रियल फ्लो है तो एक्चुअल डिस्चार्ज या तो ये होगा या एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा क्या होगा बताइए, या तो हमारा CD इंटू A1 गुना A2 इंटू अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब बताइए दोनों को जब बराबर कीजिएगा तो ये और ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, A1 A2 टर्म खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, यहां से क्या बचेगा, अंडर रूट 2GH माइनस HL बराबर क्या बचेगा, CD इंटू अंडर रूट 2GH। बताइए इधर डिवाइड कीजिएगा तो क्या बनेगा, तो CD बराबर बच जाएगा अंडर रूट 2GH माइनस HL डिवाइडेड बाय क्या 2GH। क्लियर, देखिए 2G कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या आपका बताइए, अंडर रूट बचेगा, यहां से यहां आइए, CD बराबर बचेगा आपका H माइनस HL डिवाइडेड बाय H। देखिए H से डिवाइड कीजिए, H कैंसिल आउट, तो ये यही फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए तो H कटेगा ना, यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये कट के 1 हो गया, 1 माइनस HL बाई H हो गया, 1 माइनस HL बाई H अंडर रूट। तो यही आपका क्या मिल गया, अगर रियल है तो वहाँ CD का फॉर्मूला क्या यही हो जाएगा, CD इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस HL डिवाइडेड बाई H हो जाएगा, 1 माइनस HL डिवाइडेड बाई H हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, और 1 घंटा 22 मिनट हो चुका है, ठीक है, 1 घंटा 22 मिनट का, यानी कि 10 मिनट और 8 मिनट और हो जाएंगे तो हमारे टोटल कितने आवर के क्लास हो जाएंगे, 1.5 आवर के क्लास हो जाएंगे। तो आज हम क्लास को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू के साथ, बाय PK सर के साथ। अच्छा अभी एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है, 1 मिनट और है क्या, नहीं है, एक और पॉइंट है, धैर्य रखिए धैर्य रखिए, इस पॉइंट को भी हम क्लियर कर देते हैं, इस पॉइंट को भी बता देते हैं। देखिए वेंचुरी मीटर, अब इतना जो हम लोग पढ़े हैं वेंचुरी मीटर के बारे में, अब वेंचुरी मीटर के फाइनल रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हुआ, वेंचुरी मीटर से फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, तो हम लोग क्या बोले, वेंचुरी मीटर गिव्स मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। कैसा देता है, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्यों मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है, कल आपको अच्छे से रिलेट करेंगे इसमें, और कल हम लोग दूसरा एप्लीकेशन लगा के किसमें, ओरिफिस मीटर में आप लोगों को ये दिखा देंगे कि वेंचुरी मीटर का ये एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट क्यों देता है। फिर भी हम आज आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं। देखिए
ये वेंचुरी मीटर क्या हो रहा है, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि जो हम लोग थियोटिकल निकाल रहे थे और एक्चुअल निकाल रहे थे, एक्चुअल में थियोटिकल में क्या किए थे हम लोग, CD से मल्टीप्लाई किए थे, तो क्या ऑब्टेंड हुआ, एक्चुअल ऑब्टेंड हुआ। और इसी CD का वैल्यू जब हमारा CD नहीं था तो 1 था, अब इस CD को लगा दिए तो 0 पॉइंट क्या लिए थे, 0.97 से 0.94 से लेके 0.98, 0.94 से लेके 0.98, ये अप्रोक्सीमेटली किसके ही बराबर है, 1 के ही तो बराबर है। यानी कि Q एक्चुअल और Q थेटिकल दोनों को क्या मिल गया, यहाँ सेम मिल गया। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बिकॉज ग्रेजुअली क्या, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग सेक्शन। तो पहले कन्वर्जिंग हो रहा है तो पहले कन्वर्जिंग बोलेंगे, उसके बाद डाइवर्जिंग बोलेंगे। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ये जो हमारा होता है वेंचुरी मीटर वाला, तो ये क्या होता है, कॉस्टली होता है। ये क्या होता है, कॉस्टली होता है थोड़ा, ठीक है, कॉस्टली होता है। और नॉट क्या, मोर लॉसेस, इसमें क्या होता है, ज्यादा लॉस नहीं होता है। यानी कि CD का वैल्यू जो हम लोग ले रहे थे 0.94 से 0.98, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि इसमें ज्यादा लॉसेस देखने को नहीं मिलता है। जब ज्यादा लॉसेस देखने को नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि CD का वैल्यू हमारा क्या, 1 के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली। जब हमारा CD का वैल्यू 1 के बराबर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से बताइए क्या बोलेंगे, Q थियोटिकल इज इक्वल टू Q एक्चुअल। ये हमारा क्या है, थियोरिटिकल डिस्चार्ज, ये हमारा क्या है, एक्चुअल। अब हम लोग कल आगे की ओर देखेंगे और कल खत्म करेंगे पूरे फ्लूइड डायनामिक्स को, साथ ही साथ वोर्टेक्स मोशन को भी बताएंगे। वोर्टेक्स मोशन इसीलिए हम नहीं बताए थे क्योंकि वोर्टेक्स मोशन में जो यूज होता है आपका कौन कौन सा, काइनेमेटिक्स भी यूज होता है, डायनामिक्स भी यूज होता है, उन दोनों का एप्लीकेशन है उसमें यूज है। इसीलिए हम वोर्टेक्स मोशन को नहीं बताए थे। कल वोर्टेक्स मोशन को भी खत्म कर देंगे और इसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसको भी खत्म करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है उसको भी डील करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा दो एप्लीकेशन बचा, एक तो हमारा कौन, ऑरिफिस मीटर, और दूसरा कौन, पैटो ट्यूब, उन दोनों को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहीं से हम आज के सेशन को एंड करते हैं। किसके साथ बोलिए, थैंक यू के साथ, बाय PK सर के द्वारा। धन्यवाद।